आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग क्लास 10 का झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड द्वारा जारी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुवैकल्पिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इस बार बहुवैकल्पिक प्रश्न 40 अंक का प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, और अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि हमें परीक्षा में ये सब लिखने में हमें इजी हो। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किससे के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी राष्ट्रवाद में बोल रहा है कि अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र मतलब कोई एरिया, खास एरिया है, तो वहाँ पर रहने वाली जनता आपस में किस चीज़ से जुड़े रहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया मानव समान संस्कृति। सही बात है, अगर एक क्षेत्र का है लोग तो वहाँ की संस्कृति समान होगी। समान इतिहास, हाँ बिल्कुल सही, वहाँ के लोगों में जो भी भविष्य में भूतकाल में जो भी हुए होंगे वो समान इतिहास होगा उन लोगों का। अगला है भाषा और लोक परंपरा। अगर एक क्षेत्र के हैं तो उन लोगों का भाषा भी हो सकता है लगभग लगभग एक समान होगा, और जो परंपरा है, पहनावा ओढ़ावा, वो एक समान होगा। तो यानी ए बी सी तीनों सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटोवान बिस्मार्क था। वे पर्सा के चांसलर थे और इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हम लोग देखेंगे जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो पर्सा कितने बड़े क्षेत्र में था। पर्सा बहुत बड़े क्षेत्र में था, और ये हमारे जर्मनी का जो फोटो देख रहे हैं पूरा जर्मनी है, ठीक है ना। और ये जो एरिया है ये पूरा पर्सा का एरिया है, ठीक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हम लोग जान रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो गुजरात में बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसी का आंदोलन किया था, क्योंकि वहाँ पर जो बारदोली की जो जगह थी वहाँ पर अंग्रेज सरकार द्वारा टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा किसानों से टैक्स लिया जा रहा था। उसको कम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी आदि ने मिलकर एक सत्याग्रह चलाया था, जिसके बाद टैक्स घटाकर 6% कर दिया गया था। तो ये है बारदोली आंदोलन से। साथ ही साथ इसी आंदोलन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, क्यों आया था पूछा है ना। तो साइमन कमीशन भारत 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसमें भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था, क्योंकि जो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक अधिनियम आया था, तो उसमें किसी तरह का त्रुटि था, और इसी को जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग आया था, जो भारत में 1928 यानी फरवरी 1928 में पहुंचा था। इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन के लिए। संवैधानिक जो हर समय 10 साल में चेंज किया जा रहा था उस समय अंग्रेजों के टाइम पे संविधान को, तो उस समय किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया था, उसी का जांच करने के लिए इन लोग आए थे। पहला नंबर ऑप्शन मेरा ए होगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति नहीं होगा, लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए ये भी नहीं होगा, व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल में 5 नंबर देखेंगे, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं एशिया यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग के द्वारा होता था। अगला क्वेश्चन हमारा है,
रेशम मार्ग में इंडिया, चाइना, वियतनाम के जितने भी मटेरियल थे उस इस मार्ग के जरिए यूरोप में व्यापार लोग करते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। यानी जब गाड़ी हम लोग बनाते हैं, आजकल देख रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी है गाड़ी बनाने वाली, तो वहाँ पर एक लाइन से गाड़ियाँ बनती है, असेंबल टाइप की होती है। यहाँ असेंबल हुआ, फिर वहाँ जगह टेस्टिंग हुआ, इस तरह का होता है। तो इसका शुरुआत सबसे पहले किसने किया था हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है, एडिसन ने, दूसरा फिलिप्स ने, तीसरा रूजवेल्ट ने, और चौथा हेनरी फोर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र का महिमा मंडन है, यानी उसमें क्या दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दिए राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण और संगीत। तो हम लोग इसका फिगर ही देख लेते हैं, चित्र में देखते हैं। ये हमारा डाउन ऑफ सेंचुरी है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा औद्योगिक गाड़ियाँ छपी हुई है, साथ ही साथ देखना यहाँ पर रेल के इंजन भी कहीं कहीं है। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा हम पेन को मोटा कर लेते हैं। ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ गाड़ी छपी हुई है, यहाँ पर मोटर छपा हुआ है। तीसरा औद्योगिक की बहुत सारी चीज़ है, इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है बी नंबर, मेरा ऑप्शन जो है बी नहीं सॉरी सी नंबर, औद्योगिकीकरण, वही मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनी मशीन एक कताई माने सूतों को काटने का मशीन था, जिसमें एक साथ 8 सूतों को काट सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कताई के लिए, ठीक है, बुनाई के लिए नहीं था, छपाई और रंगाई के लिए भी नहीं था। तो इसका आंसर होगा कताई के लिए। 9वां नंबर हम देखेंगे, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जब यहाँ पर पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में, उसी के 2 साल बाद यानी 1550 ईस्वी में वहाँ के कमिश्नरी यानी जो ईसाई लोग का संस्था था, उनके द्वारा लाया गया था, और वो एक तरह के शिक्षक थे, उन्होंने इसको मंगाया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, गेली क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन, गेली क्या है। गेली क्या है। तो गेली दिया धातुई फ्रेम, चर्मपात्र, ताम्रपात्र, पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर जो होगा धातुई फ्रेम। इसमें क्या था कि किसी भी कपड़े को उसमें मैं क्या बोलते कपड़े को या जो भी पेपर को उसमें बढ़िया से फ्रेम में बांध देते थे और उसके ऊपर वो छपाई करते थे। इसका आंसर हो जाएगा धातुई फ्रेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ेंगे हम कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। यानी सत्ता का कौन सा वितरण कहा जाता है। दिया है क्षैतिज ए नंबर में, दूसरा दिया ऊर्ध्वाधर, तीसरा दिया दबाव समूह और सामुदायिक। तो हम लोग इसको एक फिगर के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब क्षैतिज वितरण होता है तो उसको हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में वितरण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज वितरण। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण भी जान लेते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण कि एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार में विभाजित किया जाता है, वितरण किया जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सरकार। यानी जो वितरण हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है उसको हम लोग नागरिक अधिकार आंदोलन और नस्ल भेद आंदोलन। तो ये एक आंदोलन, इसमें सभी चीज़ का मिक्सिस है, लेकिन मुख्य रूप से एक नागरिक अधिकार आंदोलन था जो मेक्सिको ओलंपिक जब हुआ था उस समय पे यह किया गया था। ये 1968 की बात है, जब वहाँ के अमेरिका के 2 धावक
जिसने 200 मीटर पर स्वर्ण पदक और ब्रॉन्ज पदक लाए थे। उन्होंने क्या किया था, जब मेडल मिल रहा था तो उन लोग जूते खोल के यानी मोजे के सहारे पर वहाँ पर स्टेज में गए, यानी जूता नहीं पहने और मोजे पर गए और उन्होंने वहाँ पर अवार्ड लिया और पूरा देश पूरा विश्व को संबोधित किया कि हम लोग जो अश्वेत लोग हैं, वे गरीब लोग हैं, उनके अधिकार को दिया जाए। ठीक है, इसी का वहीं से इस तरह का नागरिक का आंदोलन चला था, जिसको नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में अस्वेतता शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया था। ठीक है ना, तो इसका मुख्य रूप से होगा जो आंदोलन हुआ था वो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी छुआछूत को जो है समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद के बारे में हम लोग सब जान लेते हैं, 15, 16, 17 क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद, उससे पहले हम लोग 15 जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 14, 15 क्या है, समानता का है। समानता मतलब 15 में यही दिया कि किसी व्यक्ति को उसके रहने की जगह, लिंग, जाति और क्या बोलते हैं वंश इत्यादि के जरिए उसको किसी तरह का मतलब अलग उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उसको विरोध नहीं करना किया जा सकता, यही दिया था। उसको समान अधिकार देना पड़ेगा कि वह भारत का ही नागरिक है। 16 में था हमारा कि सार्वजनिक पदों, जितने भी सार्वजनिक पद है इंडिया में, जो भी पद का अवसर है, काम जहाँ जहाँ भी सरकारी नौकरी, सरकारी चीज़ों के लिए ये है, उस चीज़ों पर उन लोग को समान अधिकार मिले, यानी उन लोग को हर एक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर मिले। 16 नंबर। 17 नंबर में था कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, इंडिया में छुआछूत नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति या उसके रंग के आधार पर हम लोग छुआछूत नहीं मान सकते, उसको वो एक समान है, सभी लोग समान है। और 18 में जो है उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था, यानी कोई भी व्यक्ति विदेश से किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम चारों जो अनुच्छेद दिया है इसमें हम देख लिए, और 14 का आंसर हो जाएगा मेरा 17, यानी छुआछूत का जो समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है वाम शेप। वाम शेप जो है बोल रहा है ये क्या था, निम्न में से किसका संगठन था। वाम शेप जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, और इसी का संगठन है, तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता था। भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता जो है चुनाव आयोग देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत टाइम हो गया। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, बिल्कुल सही, उत्तरदायी भी होती है ये। दूसरा जिम्मेदार सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार होता है। वैध सरकार, हाँ बिल्कुल, सभी के द्वारा ही चुना जाता है। तीसरा किसका होगा, उपरोक्त सभी, यानी सभी तरह का है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो हम लोग जानते हैं सूचना का जो अधिकार है वही श्रेष्ठतम है, और ये कब हुआ था, जारी 2005 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर में पढ़ेंगे, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए सीट अभी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित नहीं, इसका केस अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन पंचायती राज में इसका आरक्षण है। तो उपरोक्त नंबर क्या बोलते, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। और तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था, और ये जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसी में वहाँ से के विस्थापित लोगों, साथ ही साथ वहाँ पर जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में
बांटा गया, यानी समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। तो इसको दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो समाप्त नहीं होता, उसको पुनः हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, और अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज कर लिए तो खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में काली मृदा नहीं पाई जाती है। बोले सॉरी, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, वन्य जीव के आवास का विनाश, बिल्कुल सही। ये भी होता है कि वन्य जीव का अगर आवास में हम लोग पहुंच जाएंगे तो उसका वहां पर वो जीव मर जाएंगे और जैव विविधता में कमी आ जाएगा। ठीक है, अगला है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, बिल्कुल सही। अगर वन्य जीव को हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, उस जीव का विनाश हो जाता है, जैव विविधता जो हमारा है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, सही बात है। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी अगर प्रदूषण से बहुत सारे जीव क्या हो रहे हैं, उस इन्वायरमेंटल में नहीं रह पा रहे हैं और मर जा रहे हैं, इसके कारण जैव विविधता में कमी आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है। सिंचाई की सुविधा, बिल्कुल से सिंचाई की सुविधा होते हैं। जल विद्युत उत्पादन, हाँ वहाँ से बिजली भी बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये दलहन नहीं है, तिलहन नहीं है, ये रोपण फसलें के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये सारे ज्योग्राफी से हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि धान जो है एक खरीफ फसल है, ये जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कोयले की खानों में कौन सा झारखंड राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर दिया ए, तलचर। तलचर हम लोग जानते हैं उड़ीसा में। बोकारो, बोकारो ये हमारा झारखंड में। अगला है सिंगरेनी, सिंगरेनी ये मध्य प्रदेश में। और रानीगंज, रानीगंज ये हमारा बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योग को बनाने यानी निर्माण करने में उसका मदद करता है, उसका आधार रखता है। तो हम लोग जानते हैं कर इसमें जो लौह इस्पात उद्योग है, यानी कोई भी फैक्ट्री अगर बनाते हैं तो लोहा की हमें ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें गंधीय उद्योग का भी कभी कभी नाम आता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग का एकदम जरूरी होगा इसका आंसर, यानी बी नंबर सही होगा। ये आधारभूत उद्योग है, किसी भी उद्योग को कंस्ट्रक्शन करने में लोहे की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर में, कारखानों द्वारा निकासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? यानी पूछ रहा है कोई भी उद्योग से अगर 1 लीटर अपशिष्ट निकल रहा है तो कितना गुना जल दूषित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही। जो सड़क है हमारे घर, तो देखना घर के बाहर हमारा सड़क रहता है, कोई भी घर को जुड़ा रहता है सड़क से। अगला क्या है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, हाँ बिल्कुल। अगर उबड़ खाबड़ भूमि है तो उसको भी हम लोग प्लान करके सड़क बना सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यही रेल लाइन रहेगा तो उबड़ खाबड़ बनाना बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना। अगला क्या है, सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, हाँ सही बात है। कड़ी मतलब जोड़ने का काम, जैसे हमें कोई सामान को एयरपोर्ट से उतार के हमको बंदरगाह यानी क्या बोलते हैं जल मार्ग द्वारा ले जाना, तो उसमें कैसे जोड़ेंगे हम, वहाँ पर क्या करेंगे,
किसी दूसरे गाड़ी में लाद कर यानी सड़क मार्ग के द्वारा उस साधन को वहाँ जो पोर्ट तक हमको पहुँचाएंगे, तो ये जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही। अगला दिया ऑप्शन नंबर 4, या रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। बिल्कुल गलत। उसमें सड़क परिवहन में जो लागत है कम होता है, क्योंकि बनाने में, सड़क बनाने में बहुत इजी है, और रेल परिवहन बनाने में हमको ज़मीन भी बहुत चाहिए, साथ ही साथ उसको प्लान करने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? जो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर ये बनाती है तो इसमें 2-3 चीज़ों को रखा गया है कि इसमें स्वास्थ्य दर भी होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा शिक्षा स्तर भी अच्छा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। तो उपरोक्त इसमें सभी होगा, ठीक है ना। लेकिन यही अगर विकास बैंक के बारे में पूछा कि किसी देश की तुलना कैसे करती है, तो उसका हो जाएगा खाली प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करती है? पहला आर्थिक विकास, दूसरा समृद्धि, तीसरा धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि धारणीय विकास जो होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। साथ ही साथ ये इसमें ये कहा जाता है कि आप फ्यूचर में भी, भविष्य में भी अपना जो विकास का स्तर है वो हायर करते जाए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए भी संशोधन जो है संजोग कर रखें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर। क्या दिया इसमें कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र नहीं हो। इसमें क्या था, प्राथमिक क्षेत्र में हो सकता है कृषि, जो प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। बी नंबर द्वितीय क्षेत्र यानी जो विनिर्माण कार्यों में होता है। विनिर्माण कार्य का यहाँ बात नहीं हो रहा, तो भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, असंगठित क्षेत्र। तो ये असंगठित क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं हैं, तो ये संगठित क्षेत्र के मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन हमारा रहता तृतीय क्षेत्र, तो वो भी हमारा सही आंसर होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? हम लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र जो है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कृषि, डेयरी, पशुपालन या वानिकी, ये है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अगला है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तो ये विनिर्माण कार्य में होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र में। अगला हमारा है परिवहन, संचार और बैंकिंग, तो हमारा ये बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र यानी ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण? वस्तु विनिमय से तात्पर्य है कि हमारा किसी वस्तु के जरिए हम आपस में लेन देन करें। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, क्या दिया, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, बिल्कुल सही। एक वस्तु से दूसरे व्यक्ति का वस्तु को खरीद रहे हैं, तो ये हमारा वस्तु विनिमय कहलाएगा, तो ये होना चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं, एक गाय को 10,000 में बेचना, ये नहीं है। इसमें क्या पैसे, मुद्रा का भी विनिमय हो रहा है, खाली वस्तु का नहीं, ठीक है ना। तीसरा है हमारा बैंक से गाय की प्राप्त करना, ये भी नहीं है। इसमें क्या है, हम बैंक से मुद्रा के जरिए। अगला क्या है, गाय का दूध बेचना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा ए। ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन इसलिए कि वस्तु विनिमय है, कि वस्तु के जरिए हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर देखेंगे, व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? ठीक है, तो व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? साख निर्माण, बिल्कुल सही भी है। ऋण देना, ये भी बिल्कुल सही है। जमा स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। तीनों है, तीन में से सभी होगा, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं तीनों चीज़ें करते हैं, ऋण भी देता है, जमा भी पैसा लेता है और साख भी निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का खाली जगह है देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हम लोग नाम से ही जान लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय, यानी बहुत सारे देशों में ये कार्यरत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, केवल एक देश में, बिल्कुल गलत। एक देश में, बिल्कुल गलत। एक से अधिक देश में, हाँ बिल्कुल सही, एक से अधिक देशों में इसका उत्पादन नियंत्रण होता है। और क्या चौथा नंबर, किसी भी देश में नहीं, तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत सारे देशों में होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्ड
मोटर किस देश की कंपनी है? तो हम लोग जानते हैं फोर्ड मोटर जो है अमेरिका की एक कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, ठीक है। और ये 1903 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क है जो आभूषण लायक चीज़ें, जैसे या धातु लायक चीज़ें जैसे सोना चांदी इत्यादि चीज़ें, या फिर आपका हीरा, इस चीज़ों में हॉलमार्क रहता है। इसमें क्या होता है, उस धातु की उसमें शुद्धता, गुणवत्ता, जो शुद्ध कितना गुणवत्ता है वो मापा जाता है। जैसे सोना में 24 कैरेट, ये क्या हॉलमार्क जैसा रहता है, ठीक है ना। आपने अगर सोना खरीदा है तो उसमें देखिएगा 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का हॉलमार्क रहता है, आपको बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आभूषण, क्योंकि आभूषण जो है ये सोना चांदी हीरा इत्यादि से बनते हैं, ठीक है। ये किसी धातु से बनते हैं। अगला चीज़ है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1949 को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकारा गया था, और उसी दिन को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित कर दिए, ठीक है ना। भारत ये राष्ट्रीय है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात आए तो उसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है। तो इस तरह हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।